कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। कितने आदमी थे? तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए से एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं जावेद अख्तर के बारे में कि वो कौन जावेद अख्तर के कुबेर थे जिसकी वजह से जावेद अख्तर ने इतने पैसे कमाए हैं। साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं द फेमस लिरिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम जावेद अख्तर की। जावेद साहब अपनी कलम और उर्दू की वजह से देश प्रदेश में न जाने कितने ही लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। जावेद साहब के डायलॉग और स्क्रीन प्ले के चर्चे पूरे बॉलीवुड में हैं। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कहते हैं कि ये फिल्म अगर जावेद साहब के कलम से निकली है तो अच्छी ही होगी। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जावेद साहब की ये शोहरत, नेम, फेम उनको विरासत में नहीं मिली बल्कि उन्होंने ये खुद से कमाई है। जरूरत नहीं, शेर खां खुद आया था, खुद चला जाएगा। तो चलिए आपको ले चलता हूँ माया नगरी मुंबई के उस इतिहास के पन्ने पर जब जावेद साहब बम्बई पहुंचे थे। जावेद अख्तर जिनका जन्म हुआ था 17 जनवरी 1945 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में। उन्होंने अपनी बेसिक स्टडी वहीं पे की और फिर वहां से उन्होंने रुख किया था बम्बई का। अब आपको बता दूं कि जावेद साहब जब बम्बई पहुंचे थे तो वो राइटर नहीं डायरेक्टर बनना चाहते थे। तो ये बात है। तो डायरेक्टर बनने के सिलसिले में उन्होंने अपनी पहली नौकरी ली थी SM सागर साहब के यहाँ पे। लोफर, बेशरम, बदतमीज, उतरो नीचे। जहाँ उनको पहली नौकरी में 100 रुपए पर मंथ मिला करते थे और उसी 100 रुपए के अंदर वो वहाँ पे एज एन असिस्टेंट भी काम करते थे। प्लस सागर साहब के घर पे अगर बच्चों को देखना होता था, बाकी के छोटे मोटे काम होते थे तो वो सारी चीजें करते थे। गाड़ी नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तुम जैसे धोखेबाज के बातों में आ गए। जब वो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे उसी दौरान उनको एक मौका मिला था डायलॉग्स लिखने के, क्योंकि SM सागर साहब उस टाइम पे एक ऐसी फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का डायलॉग लिखने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा था। तो जावेद साहब ने कहा कि दीजिए सर मैं ट्राई करता हूँ। ऐसा बात कीजिए ना, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जनाब, मैंने आप जैसे हीरो बहुत देखे हैं। फिर जावेद साहब ने उस फिल्म के डायलॉग्स लिख के सागर साहब को दिखाया और सागर साहब को ये डायलॉग बहुत अच्छे लगे तो उन्होंने ये सारे डायलॉग्स अपने फिल्म के अंदर यूज भी किए। भारतीय नारियों का तरीका वो क्या? वो ये कि अपनी अकड़ छोड़कर, सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, पल्लू पकड़कर बड़ी नम्रता से कहिए, महाराज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपको मंजूर है, हमें मंजूर है, वरना बंदा चला जय राम जी की। जब ये सब चल रहा था तो उसी टाइम जावेद अख्तर की मुलाकात हुई सलीम खान से। और कब्बड़ से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। सलीम खान वो शख्स हैं जिन्होंने जावेद अख्तर को बहुत ज़्यादा राइटिंग परस्यू करने के लिए जोर दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप राइटर नहीं बनेंगे तो आप मान के चलिए आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। दो आदमी और ये सलीम खान साहब ही हैं जिसकी वजह से जावेद अख्तर ने एक्चुअल में राइटिंग शुरू की। वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली। हाँ, क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? सलीम खान जो उस टाइम पे स्टोरीज लिखा करते थे और जावेद अख्तर जो उस वक्त पे डायलॉग, इन दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ी बनती थी कि एक स्टोरी और दूसरा उसके डायलॉग। अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर। तो बड़ा अच्छा ये डुओ बन के निकला उनके फर्स्ट ब्रेक के बाद, जब उनको हाथी मेरे साथी जो राजेश खन्ना की फिल्म है उस फिल्म में पहली बार इनको स्क्रीन प्ले लिखने का मौका मिला था। तो इन्होंने उस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा और वहीं से इनको बहुत बढ़िया एक ब्रेक मिला और जहाँ पे बॉलीवुड में एक डुओ उभर के आया कॉल्ड जावेद सलीम। क्या लेने आई हो? मेरा रामू, मेरा यार चला गया। हाथी मेरे साथी लिखने के बाद उनको दूसरा मेजर ब्रेक मिला था 1973 में जंजीर फिल्म के साथ। है ईमान मेरा यार मेरी। फिर उस फिल्म का स्क्रीन प्ले, उस फिल्म का डायलॉग, स्टोरी, पूरा पैकेज बना के इस डुओ सलीम जावेद ने उस पैकेज को 55,000 रुपए में बेचा था, जो फिल्म बाय द वे प्रोड्यूस कर रहे थे प्रकाश मेहरा, जो उस फिल्म के डायरेक्टर भी थे। प्यार हो बंदों सबसे बड़ी है
बंदगी। फिर जंजीर फिल्म की ट्रेमेंडस सक्सेस के बाद इस जोड़ी को एक अच्छा नाम मिलना शुरू हुआ, जहां फिर 1975 में उन्होंने 2 मेजर फिल्में लिखी थी, जिसमें से एक है शोले जो आज भी मूवी ऑफ द मिलेनियम के नाम से जानी जाती है, और दूसरी फिल्म थी दीवार। कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो बॉलीवुड में जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस टाइम पे एक बहुत मेजर प्रॉब्लम, सलीम जावेद दोनों आपस में बैठ के बात करते थे कि हमें काम करने के लिए पैसे तो मिल रहे हैं बट हमें एक नाम नहीं मिल रहा है। इस बार राजेश खन्ना ने हमें बहुत पैसा दिला है, 10,000 रुपए। तब जब वो प्रकाश मेहरा के साथ काम कर रहे थे तो उन्होंने काम करते करते उनको कहा भी था कि सर हमें भी एक क्रेडिट के अंदर नाम चाहिए। उनका राइटर का नाम पोस्टर पे, राइटर का नाम, ऐसा होता है क्या कभी? तो उस टाइम पे डायरेक्टर साहब अचानक से उनको देखे और बोला यार राइटर को तो कोई नाम नहीं देता, आज तक तो हमने कहीं देखा नहीं है कि राइटर का नाम भी जाए। बट फिर इवेंचुअली चीज़ें चेंज हुई, फिर धीरे धीरे जावेद सलीम का नाम भी मूवी पोस्टर्स पे आना शुरू हुआ, डायरेक्टर के साथ वहाँ पे राइटर का भी नाम आना शुरू हुआ। तो ऐसा करके उनको थोड़ा सा शोहरत मिलनी शुरू हुई। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। तो इसी शोहरत का पार्ट था उनके डुओ का 24 फिल्म का एक बड़ा जकीरा, जिस जकीरे में से 20 हिट फिल्में निकली थी जो जावेद सलीम के डुओ के द्वारा लिखी गई थी। यारी है ये मान मेरा यार मेरी जिंदगी। तो इसी जकीरे में से उन्होंने अपना रेट धीरे धीरे बढ़ाया था। जब कभी वो 5,000 रुपए में एक फिल्म करते थे तो उससे वो 55,000 पहुंचे। 55,000 की जब उनकी फिल्म अच्छी चल गई, जब शोले एक अच्छी हिट हुई, जब दीवार एक अच्छी हिट हुई, तो उसके बाद उन्होंने अपना रेट सीधा बढ़ा के 2 लाख रुपए कर दिया। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अब क्योंकि उस टाइम पे कोई राइटर इतने पैसे मांगता नहीं था, कोई राइटर इस हिसाब से सोच भी नहीं सकता था कि आप एक एक्टर के बराबर पैसे मांगेंगे सिर्फ लिखने के लिए। ये एक कारण भी था कि जब उन्होंने 2 लाख रुपए मांगना शुरू किया तो उस टाइम पे अगले 8 महीने तक उनके पास कोई काम भी नहीं आया था। लेकिन फिर धीरे धीरे उनके पास काम आना भी शुरू हुआ, और ये सारी चीजें सलीम साहब के करेज पे थी। ये मेरे फरिश्ते नहीं मांग सकते थे। दिस वाज हिज करेज एंड अ मैड करेज के देखा जाएगा जो भी हो, फिक्र मत करो। जब बात आई थी फिल्म के अंदर अपना नाम मांगने की, तो ये भी आइडिया सलीम साहब का ही था। उनके अंदर ही ये करेज थी कि उन्होंने जाके डायरेक्टर के साथ नेगोशिएट किया कि आप हमें नाम दे तो फिर हम आपके फिल्म के लिए लिखेंगे। यारी है ये मान मेरा यार मेरी जिंदगी। फिर ये जो रेट बढ़ने वाली चीज थी, जब वो 5,000 रुपए में स्टोरीज लिखते थे तो फिर उन्होंने अपना रेट बढ़ा के उसको 55,000 रुपए किया। जब उनको 55,000 रुपये मिलने लगे तो उस टाइम पे फिर उसको बढ़ा के उन्होंने 2 लाख रुपए किया। तो ये सलीम साहब की ही करेज थी जिसकी वजह से वो हर बार ज़्यादा पैसा मांगते थे। और जब जावेद साहब उनको कहते भी थे कि मियाँ पागल हो गए हो क्या, इतने पैसे कौन मांगता है स्टोरी लिखने के, तो सलीम साहब ही उनको कहते थे तुम चुप रहो, मिलेंगे, तुम देखो पैसे मिलेंगे। और हर बार ऐसा होता था कि सलीम साहब का करेज काम आता था और वो पैसे मिलते भी थे। हम जहाँ है उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। तो इस तरह जावेद साहब के जीवन में सलीम साहब भी वो कुबेर के रूप में आए थे, जिसकी वजह से जावेद साहब ने उस वक्त पे बहुत सारे पैसे भी कमाए थे और उस टाइम पे उनको अपना नाम भी मिला, उनको काम भी मिला। तो कहीं ना कहीं जावेद सलीम का जो डुओ था वो उनके लिए बहुत बढ़िया काम किया था। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, जो बाय द वे किसी म्यूचुअल अग्रीमेंट के ऊपर नहीं हुआ था, ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई थी कि हम दोनों का डुओ बनेगा। इट जस्ट हैपेंड। शुरू के 3 साल जब उन्होंने काम किया था तो धीरे धीरे काम करते करते उनका एक डुओ बन गया। बॉलीवुड में लोगों ने सलीम जावेद को एक साथ ही बोलना शुरू किया, एक साथ ही उनको काम मिलना शुरू हुआ। और फिर एक वक्त भी आया कि जब धीरे धीरे ये सलीम जावेद का जो डुओ था वो ब्रेक भी हो गया। फिर जावेद अख्तर अपने सफर पे निकल गए और सलीम खान अपने सफर पे निकल गए। तो चलिए किसी दूसरी स्टोरी में आपको मैं बताऊंगा कि ये डुओ क्यों ब्रेक हुआ, क्या उसके पीछे की कहानी थी। बट आज की कहानी में इतना ही रखते हैं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टफ कमिंग सून, जहाँ पे ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा और ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूंगा।